हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके स्टडी कॉर्नर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम लोग डीएलएड का मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। इससे पहले का मॉक टेस्ट का वीडियो यदि आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हैं, तो आप वहां पे आप जा करके सारा वीडियो देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का क्लास। देखते हैं सबसे पहला सवाल क्या कह रहा है। देखिए, दिया गया है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आपको बताना, मुझे पनीर का मिठाई बहुत पसंद है, तो पनीर का मिठाई ये जो अंडरलाइन किया गया है, इसके जगह पे एक परफेक्ट वाक्य क्या आएगा ये आपसे पूछा गया है। पनीर को मिठाई, पनीर की मिठाई, या पनीर में मिठाई, या पनीर से मिठाई। दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पनीर की मिठाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनकरेक्ट दे दिया गया है कि पनीर का मिठाई, ये जो का दे दिया गया है ये इनकरेक्ट है। राइट क्या होगा दोस्तों, पनीर की मिठाई। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलें। देखिए, अगला सवाल आपका दिया गया है, दूसरा नंबर पूछा जा रहा है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। आपको प्रधान का पर्यायवाची शब्द बताना है, इन चारों में से कौन सा है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन सी, यानी कि मुख्य, है ना। प्रधान का मतलब हो गया मुख्य, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलें दोस्तों। देखिए, तीसरा सवाल आपका दिया गया है, थोड़ा सा सवाल को छोटा करते हैं। आइए देखिए, तीसरा सवाल कहा गया आपसे, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो। तो आपको बताना है त्रुटि किसमें है। समय की गति बड़ी अद्भुत है, समय किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करती। तो आपको बताना है इस पूरे वाक्य में कहाँ पे जो आपको गड़बड़ नज़र आ रहा है। तो ऑप्शन दिया गया है प्रतीक्षा नहीं करती, तो क्या ये गड़बड़ है, या बड़ी अद्भुत है ये गड़बड़ है, समय की गति ये गड़बड़ है, या समय किसी की भी, यानी कि ये वाला समय किसी की भी, समझ रहे हैं, ये वाला लाइन गड़बड़ है। तो आपको बताना है कोई जो वाक्य है इसके किस भाग में त्रुटि है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। ठीक है, प्रतीक्षा नहीं करती यह गड़बड़ वाक्य है। ठीक है, प्रतीक्षा नहीं करती यह इनकरेक्ट वाक्य है। आगे चले दोस्तों। देखिए, चौथा सवाल आपका दिया गया है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। घर के डैश अस्पताल है, तो आपको बताना है यहाँ पे जो खाली स्थान है यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी घर के सामने अस्पताल है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट होगा। घर के अंदर अस्पताल है ये नहीं होगा, द्वारा अस्पताल है ये भी नहीं होगा, घर के बिना अस्पताल है ये भी नहीं होगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा, घर के सामने अस्पताल है। आगे चले दोस्तों। देखिए, पाँचवा सवाल आपका दिया गया है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। आपको विलोम बताना है कि निर्मल का विलोम क्या हो जाएगा, ताकतवर, निर्जल, मलिन, या कमज़ोर। तो दोस्तों निर्मल का विलोम क्या लगाइएगा, बिल्कुल आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मलिन। याद रखिएगा, निर्मल यानी साफ सुथरा, मलिन मतलब थोड़ा धुंधला होता है ना, उसी को मलिन कहा जाता है। तो निर्मल का विलोम यानी कि उल्टा क्या हो जाएगा, मलिन। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, याद रहेगा। चलिए दोस्तों, अगले सवाल पे छठा सवाल आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ व्यक्त कर रहा है। तो बताइए, नाक में दम करना किस मुहावरे का अर्थ इन चारों में से कौन सा होगा। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। बहुत परेशान करना, यानी कि नाक में दम कर देना, है ना। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी करेक्ट होगा। आइए दोस्तों, अगले सवाल पे सातवां सवाल आपका दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। आपको एक शब्द बताना है जिसका अंत ना हो, उन्हें हम क्या कहेंगे। तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सी करेक्ट होगा, यानी कि अनंत, है ना। जिसका अंत ना हो, अनंत। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आइए दोस्तों। आठवां सवाल आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो घर फूंक कर तमाशा देखना मुहावरे का अर्थ व्यक्त कर रहा है। अभी तक दो मुहावरा पूछ चुका है, मुहावरा भी काफ़ी पूछता है दोस्तों, मुहावरा भी याद कर लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट है। वैसे हम जो बता रहे हैं ना मुहावरे, कोशिश कीजिएगा कि इसको एक जगह, मुहावरे को एक जगह इकट्ठा कर लें, इन्हीं में से आएगा, इन्हीं से बाहर कभी नहीं आएगा। घर फूंक कर तमाशा देखना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपका नीचे भी है, थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या लगाइए, बिल्कुल बी आपका सही हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि अपनी हानि करके मौज मस्ती करना, है ना। घर फूंक कर तमाशा देखना, अपनी हानि करके मौज मस्ती करना। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। चलें दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे। देखिए, 9 नंबर का सवाल आपका दिया गया है, प्रत्येक स्वतंत्र और सार्थक वर्ण समूह कहलाता है। क्योंकि प्रत्येक स्वतंत्र और सार्थक वर्ण समूह क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर क्या लगेगा, बिल्कुल आपका डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि शब्द, है ना। उसे हम क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। तो ये शब्द का परिभाषा है कि प्रत्येक स्वतंत्र और सार्थक वर्णों के समूह को क्या कहेंगे, शब्द कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी करेक्ट होगा। ठीक है, ये डायरेक्ट परिभाषा पूछ लिया शब्द का। आइए दोस्तों, अगले सवाल पे 10 नंबर में पूछा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन योग रूढ़ शब्द है। आपको बताना है योग रूढ़ शब्द इनमें से कौन सा है।
तो दोस्तों राइट आंसर क्या लगाइएगा, हाँ बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे डी, यानी कि चक्र पानी। ठीक है, योग रूढ़ शब्द है, चक्र पानी क्या है, योग रूढ़ शब्द है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी करेक्ट होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे 11 नंबर का सवाल आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है, आपको बताना इन चारों में से यौगिक शब्द कौन सा है। तो दोस्तों राइट आंसर क्या लगाइएगा, बिल्कुल ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा, यानी घुड़सवार क्या है, यौगिक शब्द है ना, यौगिक शब्द है कौन, घुड़सवार, याद रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। आइए दोस्तों अगले सवाल पे 12 नंबर में पूछा जा रहा है, समान यानी कि एक ही उदर से जन्म लेने वाला, यानी कि समान उदर से जन्म लेने वाला, यानी कि एक ही उदर, उदर माने पेट होता है, एक ही पेट से जन्म लेने वाला क्या कहलाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि अनेक शब्दों के बदले एक शब्द है, ये हिंदी ग्रामर है। तो दोस्तों राइट आंसर क्या लगेगा, हाँ बिल्कुल डी करेक्ट होगा आपका। याद रखिएगा उसे सहोदर कहते हैं। ठीक है, समान या फिर एक ही उदर से जन्म लेने वाला क्या कहलाता है, सहोदर है, नहीं कहता है कि ये सहोदर भाई है, यानी कि एक ही पेट से जन्म लिया है दोनों ने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी करेक्ट। आइए दोस्तों अगले सवाल पे, और 13 नंबर का सवाल आपका दिया गया है, बाछें खिलना, बाछें खिलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। पहली बार ये मुहावरा हम भी सुन रहे हैं, बाछें खिलना। अच्छा, तो दोस्तों राइट आंसर क्या लगाइएगा, ए करेक्ट होगा आपका। याद रखिएगा अत्यंत प्रसन्न होना, बाछें खिलना है ना, बाछें खिलना, इसको लिख लीजिएगा कहीं पे, राइट आंसर ए होगा आपका। आइए दोस्तों अगले सवाल पे 14 नंबर का सवाल आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सरल शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है, यानी कि सरल से अलग है। ठीक है, सीधा, सरल माने सीधा हो सकता है क्या, सरल माने भोला हो सकता है क्या, सरल माने रिजू हो सकता है क्या, सरल माने चतुर हो सकता है क्या, तो इनमें से कौन सा है जो सरल का समानार्थी शब्द नहीं है। दोस्तों राइट आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन डी, यानी कि चतुर। सरल माने चतुर थोड़ी हो सकता है, सीधा हो सकता है, सरल माने सीधा, सरल माने भोला, सरल माने रिजू, लेकिन चतुर नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी करेक्ट होगा। आइए दोस्तों अगले सवाल पे देखिए, 15 नंबर का सवाल दिया गया है, सुरक्षा का समानार्थी शब्द क्या होगा। आज समानार्थी शब्द दो पूछ लिया, इससे पहले तो नहीं आया था मॉक टेस्ट में कभी, तो सुरक्षा का बताना है, सुरक्षा का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा। वैसे समानार्थी शब्द ज़्यादा हार्ड नहीं देता है, ऑप्शन में थोड़ा बहुत उलटफेर करने के बाद ही दिमाग में जो है नहीं आने लगता है, बाकी सही है। सुरक्षा का आपको समानार्थी शब्द बताना है। दोस्तों राइट आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, सुरक्षा का समानार्थी शब्द हो जाएगा चौकसी। ठीक है, चौकसी। देख रहे हैं सुरक्षा कितना इजी वर्ड है, लगेगा कि हाँ इसका समानार्थी शब्द तो कोई भी बता देगा, लेकिन ऑप्शन देख रहे हैं कितना डिफिकल्ट ऑप्शन है, तो इसलिए दोस्तों देख लीजिएगा समानार्थी शब्द। ठीक है, आइए दोस्तों अगले सवाल पे 16 नंबर में पूछा जा रहा है आपसे, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, आपको बताना है। छंद जो है उसका सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है, या वेदों में मिलता है, या तो किस वेद में मिलता है, ये आपको बताना है। दोस्तों राइट आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। याद रखिए ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, छंद का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए 17 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है, हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ कौन से युग में हुआ है, आपको बताना है। हिंदी साहित्य में जो जीवनी आता है ना, उसका प्रारंभ किस युग में हुआ है। तो दोस्तों राइट आंसर क्या लगाइएगा, बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे बी, याद रखिएगा, यानी कि भारतेंदु युग में। ठीक है, भारतेंदु एक युग है, वहीं से जो है हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का जो है प्रचलन स्टार्ट हुआ। ठीक है, आइए दोस्तों अगले सवाल पे 18 नंबर में पूछा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है, आपको बताना है कि इन चारों में से काव्य प्रबंध कौन सा है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका, यानी कि रामचरितमानस। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी जो है काव्य प्रबंध है, या फिर प्रबंध काव्य है, एक ही बात है। आइए दोस्तों अगले सवाल पे 19 नंबर में देखिए आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सी पुस्तक महादेवी वर्मा द्वारा लिखित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा पहले, हो सकता है उर्वशी जैसे ही आप देखें हाँ महादेवी वर्मा का ही तो मारो चलो निकलो, ऐसा नहीं दोस्तों, आराम से पहले क्वेश्चन पढ़िए। नहीं बोला जा रहा है यहाँ पे, यानी कि 3 तो इसमें है, एक नहीं है, तो आपको वो बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर लगेगा, बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ए, यानी कि उर्वशी। ठीक है, वैसे तो उर्वशी था नहीं, तो राइट आंसर क्या लगेगा, उर्वशी महादेवी वर्मा का नहीं है। इस मिट्टी की रेखाएं महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है, यामा पथ के साथ, ये सब उसके द्वारा लिखा गया, उर्वशी उसके द्वारा नहीं लिखा गया। आइए दोस्तों अगले सवाल पे 20 नंबर में पूछा जा रहा है आपसे, या मुरली मुरलीधर की आराधन धरी आराधन धरऊंगी में कौन सा अलंकार है। जैसे ही पता है ये उल्टा पुल्टा वर्ड आने लगता है ना, समझ जाते इसमें अलंकार ही पूछेगा, तो बताने दोस्तों अलंकार इसमें कौन सा है। तो राइट आंसर लगाइएगा दोस्तों सी। ठीक है, यमक अलंकार है इसमें, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे आइए दोस्तों 21 नंबर में पूछा जा रहा है आपसे, ठाड़े हैं ना द्रुम डार गहे धुन कांधे धरे कर सायक लय में कौन सा छंद है। इस बार छंद पूछा जा रहा है।
दोस्तों राइट आंसर क्या लगाइएगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा, यानी सवैया छंद इसमें। ठीक है, सवैया छंद, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। आइए दोस्तों अगले सवाल पे 22 नंबर में पूछा जा रहा है, ना जिसमें कुछ पौरुष हो यहाँ, सफलता वह पा सकता कहाँ। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है, आपको छंद वापस से बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें, द्रुत विलंबित। ठीक है, द्रुत विलंबित छंद है इसमें, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले सवाल पे, और 23 नंबर का सवाल, ये अच्छा बड़ा सवाल है। आइए दोस्तों देखिए सवाल क्या कहा जा रहा है, कोटि मनोज लजावन होर सुमुखी कहू कहू को अहि तुम्हारे। अजीब वर्ड है भाई। सुनी समेहमय मंजुल बानी सकुची सी मह मुस्कानी। प्रस्तुत कविता में सीता संकोच के साथ मुस्कुरा दी, अर्थात बता दी ये मेरे पति हैं। इनमें किस प्रकार की अर्थ की प्राप्ति होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, यानी कि व्यंग्यार्थ। ठीक है, व्यंग्यार्थ प्रकार की जो है अर्थ की प्राप्ति हो रही है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट होगा। आइए दोस्तों अगले सवाल पे 24 नंबर का सवाल है, तो पहले थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। देखिए 24 नंबर का सवाल क्या बोल रहा है, आचार्य दंडी ने कितने काव्य गुणों को स्वीकार किया, ये आपसे बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, हाँ बिल्कुल आपका करेक्ट यहाँ पे सी होगा, याद रखिएगा 10। ठीक है, आचार्य जो दंडी थे उन्होंने टोटल 10 गुणों को स्वीकार किया था। ठीक है ना, काव्य गुणों को, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले सवाल पे, और यहाँ पे गद्यांश वाला आ गया, तो हमारा ट्रिक क्या है दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, परिजन में उपसर्ग कौन सा है, देख रहे हैं। क्या ज़रूरत है, में ज़रूरत है क्या दोस्तों वो पढ़ने का, गद्यांश पढ़ने का नहीं ना, आपको सिर्फ परिजन में उपसर्ग बताना। ये उपसर्ग के बारे में कहीं गद्यांश में थोड़ी दिया रहेगा, तो इसीलिए क्या बोलते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़िए। तो आइए दोस्तों बताइए, परिजन में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, प हो जाएगा, परी हो जाएगा, जन हो जाएगा, या परा हो जाएगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि उपसर्ग सबसे पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। तो उपसर्ग पूछ रहा है, तो सबसे पहले लगने वाला वर्ड आपको यहाँ पे बताना है। तो बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, परी। ठीक है, प नहीं होगा, परा भी नहीं होगा, परी होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट होगा। परी क्या है, एक उपसर्ग है। आइए दोस्तों अगले सवाल पर, यहाँ से आपका साइंस स्टार्ट हो रहा है मेरे भाई, तो पहले इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखिए आपका सवाल दिया गया है, अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है, आपको बताना है। तना खाते हैं, पत्ती खाते हैं, फल खाते हैं, या फिर उसका जड़ खाते हैं, अदरक का। दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, तना। काफ़ी कन्फ्यूजन भरा ये सवाल होता है दोस्तों, कई स्टूडेंट इसमें फंस जाता है। याद इसको कर ही लीजिएगा, अदरक हो गया, हल्दी हो गया, मूलई हो गया, गाजर वगैरह हो गया, इसका कौन सा भाग, प्याज हो गया, इसका कौन सा भाग हम लोग खाते हैं। तो याद रखिएगा, इन सारी चीज़ों को याद कर लीजिएगा। अदरक हो गया, हल्दी हो गया, या फिर प्याज हो गया, ये सब का हम क्या खाते हैं, तना खाते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों तो यहाँ पे कन्फ्यूजन आपको देखिए कहाँ पे हुआ होगा, आपको लग रहा होगा कि जड़ होगा, है ना। अदरक का भाई तो हम तो जड़ ही तो खाते हैं, जड़ ही मोटा रहता है उसी को खाते हैं, ऐसा नहीं दोस्तों। उसका जो अदरक होता है ना, अदरक में भी सी छोटा छोटा वो निकला हुआ होता है, उसको हम जड़ बोलते हैं। ठीक है, वो मेन जो होता है वो तना होता है, तो हम लोग तना खाते हैं अदरक का। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। प्याज का भी हम लोग क्या खाते हैं, तना खाते हैं, है ना। प्याज जैसे ही आप कबाड़ते होंगे, देखते होंगे, उसके नीचे जड़ रहता है, तो वो जड़ होता है, तो खाते तो हम लोग तना है। आइए दोस्तों अगले सवाल पे, और यहाँ पे आपका 72 नंबर का सवाल, इसको वापस हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। आइए देखिए 72 नंबर का सवाल क्या बोल रहा है, वातावरण में सबसे प्रमुख गैस कौन सी होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, बिल्कुल आपका ए करेक्ट होगा, यानी कि नाइट्रोजन। ठीक है, वातावरण में सबसे प्रमुख गैस कौन सी है, नाइट्रोजन, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए करेक्ट होगा। आइए दोस्तों अगले सवाल पे 73 नंबर पूछा जा रहा है, स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है। बहुत बार ये सवाल पूछा गया दोस्तों, इसको याद कर ही लीजिएगा। ठीक है, मेरी मानो तो पूछ लेगा इस बार, हमको जैसा अनुभव हो रहा है, बहुत बार पूछा गया है ये, और हर एग्ज़ाम में पूछा गया, लगभग कई एग्ज़ाम में इसको पूछ लिया गया है। ये सिर्फ डीएलएड की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो स्टेनलेस स्टील को बनाने जो होता है ना, घड़ी देखिएगा, जो हाथ घड़ी पहनते हैं उसके पीछे भी स्टेनलेस स्टील का वो प्लेट लगा होता है। तो वहीं पे बोल रहा है कि स्टेनलेस स्टील जो होता है इसको बनाने में लोहे के साथ कौन सी और धातु मिलाई जाती है जो स्टेनलेस स्टील बनती है ना। तो जस्ता, निकेल, मैग्नीज या फिर टीन, ये याद रखिएगा दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर बी होगा, निकल। ठीक है, निकल आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी क्या मिलाते हैं, लोहे के साथ, यानी Fe के साथ हम Ni यानी कि निकल मिला देते हैं। आगे चलें दोस्तों, देखिए 74 नंबर का सवाल से पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है।
ठंडा पानी, समुद्र का पानी, गर्म पानी या फिर आश्रित पानी। दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, समुद्र का पानी। बोलिए क्यों? समुद्र का पानी होता है खारा, उसमें पहले से होता है ऑलरेडी नमक मिला हुआ। और आप लोग देखे होंगे पहले जो लाइट आता था घरों में, पहले अर्थिंग दिया जाता था और अर्थिंग में पानी डालता था, उसके बाद उसमें नमक भी डालता था, यानी नमक डाल के फिर पानी डालता था आदमी, ताकि जो है रोशनी ज़्यादा हो, है ना, वोल्टेज ज़्यादा मिल सके। तो खारे पानी में ज़्यादा वोल्टेज मिलता है, तो इसलिए याद रखिएगा समुद्र का पानी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सबसे अच्छा शौचालय बोल रहा है। आइए दोस्तों अगले सवाल पे। खैर काफ़ी उस समय तो काफ़ी दिक्कत भी होता था लोगों को पानी वगैरह डालने में, कई तो दुर्घटनाएं भी हो जाती थी। देखिए आपका 75 का सवाल दिया गया, प्रोड्यूसर गैस क्या है? बताना है आपको। प्रोड्यूसर गैस इनमें से आप किसको कहिएगा? दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी कि CO+N2, है ना। CO+N2 क्या हो जाएगा आपका? प्रोड्यूसर गैस। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। आइए दोस्तों अगले सवाल पे 76 में बोला जा रहा है, LPG में कौन सा गंधीय पदार्थ का प्रयोग होता है? जो LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो हमारे घर में यूज होता है भोजन बनाने के लिए, उसमें जो ओरिजिनल सुगंध जो हम लोग को महकता है ना कि भाई गैस ऑन है, महक रहा है, उसमें पहले से सुगंध नहीं होता है, उसमें बाद में मिलाया जाता है। तो वही बोल रहा है कि कौन सा गंध का पदार्थ का प्रयोग किया जाता है महकने के लिए, ताकि पता चल जाए कि भाई गैस कहीं लीक हो रहा है ना। तो आपको बताना इन चारों में से वो कौन सा है। दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर क्या लगाइएगा? ऑप्शन ए, यानी कि क्या हो जाएगा? एथिल मरकैप्टन। एथिल मरकैप्टन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए 77 नंबर में बोला जा रहा है, बिजली के लैंप का तंतु बना होता है, किस चीज़ से बना होता है? ये आपसे पूछा गया है। बिजली के लैंप का तंतु बना होता है एल्यूमिनियम का, टंगस्टन का, चांदी का या फिर लोहे का? दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, बिल्कुल आपका बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि टंगस्टन का। ठीक है, बिजली का जो लैंप होता है उसका तंतु बना होता है टंगस्टन का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। 78 नंबर में बोला जा रहा है आपसे, किसी चुंबक को गर्म करने पर उसके चुंबक पर क्या असर पड़ता है, यानी कि उसका चुंबकीय गुण क्या हो जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है मेनली। ठीक है दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, बिल्कुल आपका डी करेक्ट होगा, नष्ट हो जाता है। ठीक है, यदि किसी चुंबक को हम गर्म करते हैं तो उसके चुंबक पर क्या असर पड़ता है? उसका चुंबकीय गुण जो है नष्ट हो जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। आइए सो अगले सवाल पे, और यहाँ पे आपको 79 नंबर का सवाल बोला जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित डिटर्जेंट है? आपको इनमें से बताना है संश्लेषित डिटर्जेंट कौन सा है। दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा सोडियम एंड डोडेसिल सल्फेट हो जाएगा। ठीक है, सोडियम एंड डोडेसिल सल्फेट यहाँ पे क्या हो जाएगा? संश्लेषित डिटर्जेंट। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। आइए दोस्तों अगले सवाल पे यहाँ पे 80 नंबर में बोला जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बायो जो गैस होता है उसमें उपस्थित नहीं होता है? दोस्तों राइट आंसर लगेगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो, यानी कि क्लोरीन, है ना। क्लोरीन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट है। आइए दोस्तों अगले सवाल पे 81 नंबर में बोला जा रहा है, बल का एसआई इकाई क्या है? बहुत ही फेमस सवाल है दोस्तों, कई बार पूछा गया है बल का, और लगभग सबको पता होगा। हल्का फल्का जो साइंस पढ़े होंगे उसको तो पता ही होगा ही, है ना, फिजिक्स जो पढ़े हैं। तो राइट आंसर क्या लगेगा? बिल्कुल दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, न्यूटन। सबको मालूम है, बहुत ही ईजी सवाल था ये, और बहुत बार ये पूछा गया है, तो लगभग बच्चा इसका जानता है जवाब। बल का सही मात्रक न्यूटन बाबा, है ना। न्यूटन बाबा नहीं होंगे, मतलब वो नाम दे दिया है अपना, उन्हीं ने खोज किया था बल का, इसीलिए वो नाम दे दिया अपना। आइए दोस्तों अगले सवाल पे, निम्नलिखित में से कौन सा रॉकेट प्रोपेलेंट की तरह प्रयोग नहीं होता है? आपको नहीं होता है बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका सी याद रखिएगा, आयोडीन। ओके, आयोडीन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो क्या होता है कि रॉकेट प्रोपेलेंट की तरह प्रयोग नहीं होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल पे देखिए, आपका 83 नंबर का सवाल क्या बोल रहा है इस बार, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रबर के वल्केनाइजेशन यानी वल्कनीकरण में प्रयोग किया जाता है? प्राकृतिक रबर के वल्केनाइजेशन में किसका प्रयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा, एस यानी कि सल्फर का। ठीक है, एस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले सवाल पे, और 84 नंबर में बोला जा रहा है, बाह्य अंतरिक्ष में अस्थायी रूप से स्थित दूरदर्शी का नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, बिल्कुल आपका यहाँ पे डी करेक्ट होगा, यानी कि हब्बल दूरदर्शी। ठीक है, हब्बल दूरदर्शी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका डी सही है। आइए दोस्तों अगले सवाल पे 50 नंबर में पूछा जा रहा है, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? काफ़ी फेमस सवाल है, बहुत बार पूछा गया है, और सबको इसका जवाब पता होना चाहिए। राइट आंसर क्या लगाइएगा दोस्तों? डी आपका करेक्ट होगा, यानी कि दृष्टिपटल, यानी कि रेटिना पर, है ना। जो हम आँख से देखते हैं तो उसका किसी भी चीज़ का फिगर कहाँ बनता है? हमारे रेटिना पर बनता है, यानी दृष्टिपटल पर। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी करेक्ट होगा। और याद रखिएगा, दृष्टिपटल और उसका इंग्लिश क्या होता है? रेटिना। तो कई बार जो है रेटिना को हिंदी में लिख के दे देगा, है ना। तो दोनों याद रखिएगा, दृष्टिपटल को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेटिना।
अगले सवाल पे चलिए। देखिए 86 नंबर सवाल पूछा जा रहा है आपसे, पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं, आपको बताना है। दोस्तों राइट आंसर लगेगा ऑप्शन ए यानी कि ऑक्सीजन, है ना। पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे 87 नंबर बोला जा रहा है, कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है, आपको बताना है इनमें से कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपका सी होगा करेक्ट, यहाँ की यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या कहते हैं, कास्टिक सोडे के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट होगा। आइए अगले सवाल पे 88 नंबर बोला जा रहा है, मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है, थायराइड, पिट्यूटरी, पैंक्रियाज ग्रंथि या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे बी, यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि को हम क्या बोलते हैं, सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि, या इसी को मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, ठीक है। बहुत छोटा होता है और हमारे ठीक जो दिमाग होता है ना उसके बीचों बीच होता है, तो याद रखिएगा पिट्यूटरी ग्रंथि, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, महत्वपूर्ण ग्रंथि। आइए अगले सवाल पे 89 नंबर में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से पूर्णतया ऑक्सीजन रहित, यानी कि ऑक्सीजन उसमें नहीं होता है, रहित माने नहीं होना, ठीक है, तो पूर्णतया ऑक्सीजन रहित वस्तु कौन सी है, बालू है, शीशा है, सीमेंट है या केरोसिन है। तो दोस्तों राइट आंसर क्या लगाइएगा, हाँ बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सी, याद रखिएगा सीमेंट, ठीक है। सोचने के बाद अजीब नहीं लग रहा है, ऑक्सीजन रहित, उसमें ऑक्सीजन होता ही नहीं है सीमेंट में, तो निम्नलिखित में से पूर्णतया ऑक्सीजन रहित वस्तु कौन सी है, सीमेंट है, ठीक है, याद रखिएगा सीमेंट, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे 90 नंबर में पूछा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा धोबिया सोडा का रासायनिक सही सूत्र है, यानी कि धोबिया सोडा यानी धोबन सोडा। तो आपको बताना है दोस्तों राइट आंसर क्या लगेगा, बिल्कुल आपका बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है, यानी कि सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O, ठीक है, क्या हो जाएगा, धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र। आइए दोस्तों अगले सवाल पर, और यहाँ से आपका जीके स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए आपका सवाल दिया गया है, सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत ज्ञात होती है, यानी कि सिंधु घाटी की जो लिपि है उसकी सूचना का स्रोत, यानी कि हमें कहाँ से उसका सूचना प्राप्त होता है, ठीक है, तो आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर लगेगा बिल्कुल आपका करेक्ट होगा मुहरों से, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। सिंधु घाटी की जो लिपि होती है उसकी सूचना हमें मुहरों से मिलती है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट होगा। आइए दोस्तों अगले सवाल पे देखिए, 92 में पूछा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद और पद दोनों में है, यानी कि गद और पद की चर्चा वो कौन सा वेद है जिसमें दोनों में मिलता है, तो किस, और इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और पूछा गया सवाल है दोस्तों कि किस वेद में गद और पद दोनों की चर्चा मिलती है। तो गद और जो पद है इन दोनों की चर्चा कहाँ मिलती है, ऑप्शन आपका याद रखिएगा सी, यानी कि यजुर्वेद में, ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट होगा। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसमें गद और पद दोनों की चर्चा मिलती है, पूछा गया सवाल है दोस्तों, याद रखिएगा। 93 में पूछा जा रहा है, कौटिल्य का संबंध निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से था। दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन डी, यानी कि तक्षशिला, ठीक है, तक्षशिला से संबंध था किसका, कौटिल्य का। आइए दोस्तों अगले सवाल पे 94 नंबर में बोला जा रहा है, थोड़ा सा सवाल को बड़ा कर लेते हैं। देखिए बोला गया, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था। दोस्तों राइट आंसर क्या लगाइएगा, इतिहास के सवाल है दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे डी, यानी कि गुरु अर्जुन देव, ठीक है, गुरु अर्जुन देव आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे डी। आइए दोस्तों अगले सवाल पे 95 में बोला जा रहा है, निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा। दोस्तों बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा सी, याद रखिएगा गुलबदन बेगम ने, ठीक है, गुलबदन बेगम ने ऐतिहासिक विवरण लिखा है मुगल काल में, ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, याद रहेगा। आइए दोस्तों अगले सवाल पे 96 में बोला जा रहा है, सती प्रथा का निषेध किया गया कब, सती प्रथा का निषेध कब किया गया। दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा बी, याद रखिएगा 1829 ईस्वी में, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट होगा। आइए दोस्तों अगले सवाल पे 97 में बोला जा रहा है, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। 1917 ईस्वी में जो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, ये आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों याद रखिएगा बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बी, यानी कि एनी बेसेंट, ठीक है, कलकत्ता के अधिवेशन में एनी बेसेंट थी, एकमात्र महिला, ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा बी करेक्ट। आइए दोस्तों अगले सवाल पे 98 में बोला जा रहा है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी में मिलता है पावर्टी, यहाँ पे लिख दिया गया है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे, ये आपसे पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया सवाल है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो जो एनी बेसेंट वाला था वो सब भी पूछा गया सवाल है दोस्तों, याद रखिएगा, इन सब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी हो जाएगा, ठीक है, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी करेक्ट होगा। आइए अगले सवाल पे 99 में बोला जा रहा है, वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे।
तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका ए, याद रखिएगा अरविंद घोष। ठीक है, वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? अरविंद घोष। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए करेक्ट होगा। देख रहे हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जरूर दिया होगा, हमारे दिमाग में पहले से आ रहा था और दिया भी है ना। वो लेखक थे। ठीक है, संपादक यहाँ पूछा गया है, प्रथम संपादक कौन था? अरविंद घोष, याद रखिएगा। आइए दोस्तों अगले सवाल पे 100 नंबर में यानी कि 100वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। भारत सरकार ने राष्ट्रीय गान को कब अधिग्रहित किया, यानी कि अपनाया, है ना। अधिग्रहित कब किया? तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, बिल्कुल आपका यहाँ पे बी करेक्ट होगा, याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। आइए दोस्तों अगले सवाल पे 101 नंबर में पूछा जा रहा है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया? तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, चंद्रशेखर आज़ाद ने। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट होगा। आइए दोस्तों अगले सवाल पे 102 नंबर में पूछा जा रहा है, उच्चतम न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी, कौन बनी? ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों राइट आंसर क्या लगाइएगा, बिल्कुल डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, एम फातिमा बीबी। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी करेक्ट होगा। आइए दोस्तों अगले सवाल पे 103 नंबर में बोला जा रहा है, इनमें से कौन व्यावसायिक खेती नहीं है? व्यावसायिक खेती नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन सी। खांसी हो गया दोस्तों थोड़ा सा, राइट आंसर सी लगाइएगा, कार्बनिक हो जाएगा। ठीक, कार्बनिक की जो खेती है वो व्यावसायिक खेती नहीं है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट होगा। आइए दोस्तों अगले साल पे 104 नंबर बोला जा रहा है, मतदाता सूची का परीक्षण कितने वर्षों में होता है? आपको बताना है 6, 10 या 5 या फिर 2 वर्ष में, कितने वर्षों में होती है? तो दोस्तों राइट आंसर क्या लगाइएगा, बिल्कुल आपका सी होगा, याद रखिएगा 5 वर्ष में ना। मतदाता सूची का परीक्षण प्रत्येक 5 वर्ष में हो जाता है। आइए दोस्तों अगले सवाल पे 105 नंबर बोला जा रहा है, बिहार में कितने % जो है भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? वन का फैलाव बिहार भर में पूछा गया। ठीक है, याद रखिएगा सिर्फ बिहार भर में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों राइट आंसर क्या लगाइएगा, बिल्कुल आपका डी करेक्ट होगा, याद रखिएगा 7.84। अच्छा, हमको आज तक ये चीज़ समझ में नहीं है कि 7.84 क्यों नहीं बोलते हैं। हर कोई बताता है कि पॉइंट के बाद 84 ही बोलना चाहिए, अजीब बात है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी करेक्ट होगा। आइए दोस्तों अगले सवाल पे 106 नंबर में बोला जा रहा है, थोड़ा सा सवाल को छोटा करते हैं। देखिए सवाल बोला जा रहा है, भूमि जो एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ी जाती है उसे क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट सवाल है, इकोनॉमिक्स का, बहुत बार पूछा गया है, इकोनॉमिक्स में भी पूछा जाता है। तो राइट आंसर लगाइएगा दोस्तों इसका, बिल्कुल आपका करेक्ट होगा सी, याद रखिएगा। वर्तमान परती उसको बोलते हैं ना, हम लोग देहात में बोलते हैं परती खेत है ये, परती, तो वर्तमान परती बोला जाता है उसको। ठीक है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। आइए दोस्तों अगले सवाल पे 107 नंबर बोला जा रहा है, लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है? लोकसभा को कहाँ, किस देश में क्या कहा जाता है? इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। ठीक है, लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है, ये आपसे अभी पूछा गया है। दोस्तों राइट आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे दिख रहा है सी, हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है, हाउस ऑफ कॉमन्स। अच्छा, इस पर भी एक सेपरेट वीडियो ला देंगे, कल भी आया था ना, कल भी आया था जिसके बारे में बोल रहे थे, एक सेपरेट वीडियो ला देंगे। और आज भी एक ऐसा टॉपिक मिला है जिसके बारे में बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा दोस्तों आप लोग भारी मात्रा में, तो हम क्या करेंगे, एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। हाउस ऑफ कॉमन्स यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे 108 नंबर में बोला जा रहा है आपसे, बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? ये आपको बताना है दोस्तों, यानी कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। बिहार डीएलएड है दोस्तों, इसलिए थोड़ा बहुत आपको बिहार के बारे में नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों राइट आंसर क्या लगेगा, बिल्कुल आपका यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा, यानी कि किशनगंज है ना। किशनगंज एक ऐसा जिला है बिहार का जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले सवाल पे 109 नंबर में बोला जा रहा है, संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? क्या सवाल है दोस्तों, राइट आंसर क्या लगेगा, बिल्कुल यदि आपको पता हो तो राइट आंसर क्या लगेगा, बी हो जाएगा, यानी कि लद्दाख की जो उमलिंग ला दर्रा है ना, वहाँ पे संसार की सबसे ऊँची सड़क बना हुआ है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट होगा। आइए दोस्तों अगले सवाल पे 110 नंबर में बोला गया है और लास्ट सवाल है दोस्तों आपका, प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री योजना किसने प्रस्तुत की थी? ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर क्या लगेगा, बिल्कुल आपका यहाँ पे डी करेक्ट होगा, याद रखिएगा वुडरो विल्सन ने। ठीक है, वुडरो विल्सन ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो 14 सूत्री योजना है उसको प्रस्तुत किया था, वुडरो विल्सन ने। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे पहले का मॉक टेस्ट का वीडियो यदि आप नहीं लगाएं तो डिस्क्रिप्शन में बता दिए, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा जरूर जा करके। ओके, और दोस्तों यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, यदि सही लगा हो तो अपने दोस्तों के पीछे से शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, डेली जुड़िए दोस्तों। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद।